हेलो दोस्तों, न्यू स्टडी की चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और स्टडी भी आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा मतलब सेशन रहेगा वो जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये मतलब कि पहली क्लास रहेगी दोस्तों। ठीक है, वो क्योंकि 8 से 9 मंथ का मतलब कि करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो वीडियो एक एक क्लास के माध्यम से होगा। जैसे आज 1 क्लास है, कल मतलब दूसरी, ऐसे तीसरी, इस तरीके से हमारा सेशन स्टार्ट रहेगा। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसके बाद हम लोग का जो पहला क्वेश्चन बनेगा, वो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि किसे पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रभा अत्रे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो हम लोगों का दोस्तों ये वीडियो एक रिवीजन क्लास रहेगी। ठीक है, जो कि यूपी SSC PT एग्ज़ाम को टारगेट है। ठीक है, आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको फोटो में दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के नीचे में थ्योरी पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे कि याद रहेगा हम लोग को। और भी उससे रिलेटेड मतलब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे ये। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है कि प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर पूछा जाए कि यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि यह सम्मान अत्रे को मुंबई के निकट ठाणे में राम गणेश गडकरी रंगायतन में एक समारोह में प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रभा अत्रे का जन्म 23 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, और इनको तीनों पद्म पुरस्कारों से भी दोस्तों इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर बात करें 2022 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला है, इसमें थोड़ा सा दोस्तों मैं अलग से थोड़ा कलर ले लूँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो हमारा इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है कि तो किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को हरित अवधारणाओं को अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टियर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला है, हम लोग सिर्फ दोस्तों रिवीजन पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, जो मेन इससे रिलेटेड टर्म होंगे उस पर दोस्तों डिस्कस करेंगे। बाकी हम लोग का इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में कितने पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई है। तो ये 106 मतलब कि विजेताओं को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 की विजेताओं की घोषणा कर दी है। ठीक है,
हम लोग दोस्तों एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से समझेंगे, ना ज़्यादा स्पीड होगी, ना ज़्यादा, बहुत ही कम धीमा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा वितरित किए जाते हैं। ये मेन टर्म है कि ये तो जितने भी पद्मश्री हैं, तो जैसे पद्मश्री हो गया और पद्म विभूषण हो गया, तो पद्म भूषण हो गया, तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, जैसे अभी हम लिखा है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री, ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, ये 3 श्रेणियां के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद अगला है कि इस वर्ष 106 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें से कि 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 41। इसके बाद अगला है कि तो ये जो मतलब कि पुरस्कार पाने वालों में से 19 महिलाएं हैं दोस्तों। ये जितने अवार्ड दिए गए हैं उसमें से 19 महिलाएं हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पे दोस्तों मैंने लिस्ट भी दी है कि जैसे लिखा है कि श्री बालकृष्णन, जो कि अदर आर्किटेक्चर के फील्ड में इनको दिया गया है, और लिखा है श्री जाकिर हुसैन, ये आर्ट के क्षेत्र में इनको दिया गया है। श्री एम.एन. कृष्णा, ये पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो 91 लोगों को। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ये जितने भी मतलब कि 3 श्रेणी हैं दोस्तों। ठीक है, एक पद्मश्री हो गया, ठीक है, एक पद्म भूषण हो गया, एक पद्म विभूषण हो गया। तो ये तीनों जो अवार्ड हैं ये आपको याद करके जाना है। ये एक ना इन तीनों में से दोस्तों एक तो जरूर पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को देने की मंजूरी दी है? तो ये 412 पुरस्कारों की मंजूरी दी है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य के लिए 6 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र सहित 442 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 4 मरणोपरांत और 6 कीर्ति चक्र और 2 मरणोपरांत सहित 15 शौर्य चक्र शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है कि कीर्ति चक्र अशोक चक्र के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ये भी याद रखना कि जो कीर्ति चक्र है वो अशोक चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, और अगला है कि शौर्य चक्र देश का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। जो शौर्य चक्र है वो देश का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर कीर्ति पुरस्कार की बात करें तो ये 6 लोगों को दिया है, और शौर्य पुरस्कार की बात करें कि शौर्य चक्र पुरस्कार तो ये 15 लोगों को। अगर वार टू सेना मेडल ये 1 लोगों को दिया गया है, जो कि मेजर राकेश कुमार हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है कि नौसेना पदक 1 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अगला है कि वायुसेना पदक ये 7 लोगों को दिया गया है। उत्तम युद्ध सेवा मेडल ये 3 लोगों को दिया गया है। इसके बाद अगला है कि किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकली पदक शुरू करने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड देश ने ये डेबी हाकली पदक योजना को मतलब शुरू की है। इसके बाद अगला है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट ने घोषणा की है कि उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को इस साल के वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार
समारोह में पहले डेबी हॉकले मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ये आपको याद है। अगर न्यूजीलैंड की हम लोग चर्चा करें तो इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो क्रिस हॉपकिंस हैं। अगर राजधानी की बात करें तो वेलिंगटन है, और महाद्वीप की बात करें तो ओशिनिया महाद्वीप पड़ता है। अगर मुद्रा की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर है। इसके बाद अगला है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये उत्तराखंड राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर ये पुरस्कार प्रथम जीता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला है कि उत्तराखंड ने अपनी झांकी के लिए पहला पुरस्कार जीता है, और इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। महाराष्ट्र की झांकी ने 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति प्रस्तुत की है। ठीक है, अगर इसकी बात करें उत्तर प्रदेश ने तो अयोध्या दीपोत्सव को प्रदर्शित किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का थीम मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था। ठीक है, इसके बाद अगला है कि पुराणों के गढ़वाल का केदार खंड और कुमायूं का मानस खंड के रूप में वर्णन किया गया है, और स्कंद पुराण में मानस खंड के बारे में बताया गया है। जो स्कंद पुराण है उसमें मानस खंड के बारे में दोस्तों बताया गया है। ठीक है, इसके बाद झांकी की थीम सॉन्ग जो है वो जय हो कुमायूं जय हो तो गढ़वाला को पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध जन कवि जनार्दन उप्रेती ने लिखा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर अन्य पुरस्कार विजेताओं की बारे में चर्चा करें तो इसके अतिरिक्त 3 सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड पंजाब रेजिमेंट ने जीता है। ये आपको याद रखना है। अगला है कि साथ ही सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को सीएपीएफएस और अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड दिया है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में तीनों सेनाओं में भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता विजेता रहा है। ठीक है, अगला है कि पॉपुलर चॉइस सेगमेंट में गुजरात की झांकी पहले स्थान पर रही है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि मंत्रालयों और विभागों में जनजाति कार्य मंत्रालय यानी कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को झांकी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। अगला है कि जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी और वंदे भारतम नृत्य समूह ने विशेष पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी में गुजरात ने श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता। उसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने इसी क्रम में स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और अगला है कि केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सीएपीएफ ठीक है गृह मंत्रालय की झांकी पॉपुलर चॉइस सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरी है। ठीक है, इसके बाद फिर अगर ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और इसके बाद अगला है कि किसने नई दिल्ली में आरपीएसएफ कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में सम्मानित किया है। ठीक है, और इसके बाद अगला हो जाएगा हमारा कि राष्ट्रपति ने रेलवे पुलिस बल यानी कि आरपीएफ और रेलवे सुरक्षा विशेष बल आरपीएसएफ के 3 कर्मियों
जयपाल सिंह, सुरेंद्र कुमार और कांस्टेबल बुद्ध सैनी को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है। ये जितने भी दोस्तों अवार्ड होते हैं, जैसे आपका भारत रत्न हो गया, ठीक है, और ये पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म मतलब भूषण हो गया, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2023 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, खुद दोस्तों आपको यकीन हो रहा होगा क्वेश्चन देख के कि ये पूछा तो जाएगा ही कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड का कौन सा संस्करण है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 80वां यानी कि 80वां पदक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके बारे में कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं। जैसे लिखा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगर इसके बाद यूके की बात करें कि यूनाइटेड किंगडम के बारे में, कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक जी हैं और राजधानी लंदन है। अगर मुद्रा की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसे FIH, ठीक है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये VK पांडियन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। VK पांडियन को FIH राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में हम लोग चर्चा कर, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, HIF, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर मतलब ये देखा कि FIH तो उसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष इसके तैयब इकराम है और स्थापित किया गया था इसको 7 जनवरी 1924 फ्रांस के पेरिस शहर में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है, किसने जीता। तो ग्रैमी अवार्ड दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो लिखा है कि भारतीय संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड जीता है, तो किसको दिया गया है, ये रिकी केज को दिया गया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने 3रा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। अगर अगला है कि 65वें ग्रैमी अवार्ड में केज ने अपनी एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम का अवार्ड जीता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान देश में दोस्तों 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ईरान के बारे में हम लोग चर्चा करें कि तो दोस्तों आप लोगों को इतना सा मतलब कि तो डिस्कस मैं बता दे रहा हूँ कि जिनका UP SSC यानी कि पेट का एग्ज़ाम है वो लोग दोस्तों भारत की राजधानी और भारत की राजधानी कह रहे हैं कि अन्य देश की राजधानियाँ और अन्य देश की मुद्राएं और जो मतलब कि देश के जितने भी देश हैं तो उनके
मतलब खेल भी याद करके जाएं, जैसे कि अमेरिका का कौन सा खेल है, अमेरिका का। तो इस तरीके से दोस्तों ये आप मतलब क्वेश्चंस आप याद करके जरूर जाएं। जैसे लिखा है कि ईरान की राजधानी तेहरान है, और अगर राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं, और मुद्रा ईरानी रियाल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। रिलायंस जियो दोस्तों टॉप पे चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांडों की सूची में रिलायंस जियो पिछले साल 5वें स्थान से ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, स्विसकॉम दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड है, और 33 लाख तीसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम है। ठीक है, टेलीकॉम ब्रांड है, ये भी याद रखना है। इसके बाद अगला मतलब क्वेश्चन है हमारा कि लग्जरी आवास के मूल वृद्धि के मामले में मुंबई किस स्थान पर है? तो ये 37वें स्थान पर है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं टेलीग्राम का लिंक लगा दूंगा, तो वहाँ से उस चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को लेकर दोबारा भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला है कि लग्जरी घरों की कीमतों में उतार चढ़ाव की वैश्विक सूची में मुंबई 92वें स्थान से होकर अब 37वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने वर्चुअल रूप से द वेल्थ रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसमें से 37वें स्थान पर मुंबई है। ठीक है, अगर बेंगलुरु की बात करें तो ये 91वें स्थान से 2022 में 63वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो ये 93वें स्थान से अब ये 77वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको लिस्ट में दिख रहा होगा कि 3 सिटी लिस्ट बाय प्राइस राइज। तो दुबई पहले स्थान पर, इसके बाद कि स्पेन है, और तीसरे स्थान पर रियाद है। ठीक है, अगर सिटी की बात करें तो मोनाको है, हांगकांग है इसके बाद, और तीसरे स्थान पर न्यूयॉर्क है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 108वें स्थान पर है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि वीडेम संस्थान द्वारा, ठीक है, वीडेम संस्थान द्वारा 2023 के लिए जारी रिपोर्ट में भारत को चुनावी लोकतंत्र के लिए विश्व स्तर पर 108वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अगला है कि उदार लोकतंत्र सूचकांक में भारत के बाद दोस्तों अगर हम लोग लिस्ट में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। ठीक है, और तो रिबलर डेमोक्रेसी की बात करें इंडेक्स में तो डेनमार्क है, फिर स्वीडन है, और इसके बाद नॉर्वे है तीसरे स्थान पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस नहीं, क्वेश्चन है कि इसरो की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के किस जिले में भूस्खलन का सबसे अधिकतम जोखिम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा तैयार की गई लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भूस्खलन का अधिकतम जोखिम है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि उत्तराखंड का एक और जिला है जिसका नाम टिहरी भूस्खलन के जोखिम वाले जिलों में दूसरे स्थान पर है, और
केरल का त्रिशूर सूची में तीसरे स्थान पर है। ये केरल का जिला है जो कि त्रिशूर सूची में तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन 4 देशों में शामिल है जहां भूस्खलन का खतरा सबसे अधिक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको तो हम लोगों ने दोस्तों चर्चा कर ही लिया है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार, ये दोस्तों ये याद रखना है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस 2023 का जो एग्ज़ाम हो चुका है, जो लोग खुद ही दे के आए होंगे तो उनको खुद ही पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है। तो भारत की रैंक दोस्तों, भारत की जो रैंक है वो 125वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 125वें स्थान पर है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर फिनलैंड है। फिनलैंड को रखा गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ठीक है, तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि तो हैप्पीनेस मतलब कि रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है। अपना देश बताओ इतने पीछे चल रहा है, 125वें स्थान पर है। अगला है कि अगर हम लोग मतलब कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सूची में बात करें कि पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, जैसे पहले स्थान पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि फिनलैंड है, और दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। ठीक है, और इसके बाद मतलब लिखा अनहैप्पीस्ट कंट्री। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान हो गया, तो लिबनान हो गया, तो है ना, तो सेरा लियोन हो गया। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसमें आपको इमेज में दिख रहा होगा कि वर्ल्ड हैप्पीस्ट कंट्री इन 2023, तो पहले स्थान पर फिनलैंड और सबसे आखिरी में आपको दिख रहा होगा भारत। ठीक है, तो भारत सबसे नीचे स्थान पर है जो कि खुशहाल इतना नहीं है। फिनलैंड को देखो दोस्तों कि एकदम खुशहाल रहता है, खुशी में रहता है ना, तो वहाँ के लोग कितने अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। ये आपको याद रखना है, बार बार बता रहा हूँ, तो कर लेने में क्या जा रहा, कर लो यार सब्सक्राइब। हमारा भी थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन बन जाएगा कि दोस्त हमारे मतलब तो जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस स्थान को वर्ष 2023 के लिए टाइम पत्रिका की विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस की सूची में शामिल किया गया है। तो ये मयूरभंज स्थान को वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस में शामिल किया गया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि टाइम पत्रिका ने वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है और 2 भारतीय स्थलों ने इस सूची में जगह बनाई है। ठीक है, अगला है कि 50 स्थानों वाली सूची में 2 भारतीय स्थान शामिल है। ठीक है, 50 स्थानों वाली सूची में 2 भारतीय स्थान शामिल हैं, जिनमें से एक मयूरभंज हो गया और दूसरा हो गया लद्दाख। ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्विस कंपनी यानी कि IQ एयर द्वारा जारी वर्ष 2022 की रैंकिंग में भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में किस स्थान पर है। ठीक है, तो ये 8वें स्थान पर है। ठीक है, ये देख लो, सबसे प्रदूषित देशों में 8वें स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि अगर बात करी जाए कि जो चाड है वो रैंकिंग में सबसे प्रदूषित देश है चाड। ठीक है, और इसके बाद अगला है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में से 39 भारत के हैं। देख लो दोस्तों,
50 शहरों में से 39 शहर जो कि भारत के हैं। ठीक है। अगला है कि स्विस फर्म ने जारी अपनी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत को 2022 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया है, जो पिछले साल 5वें स्थान पर था। बताओ, 5वें से 8वें स्थान पर हो गया है। ठीक है। इसके बाद अगला है कि सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान के लाहौर में है। ठीक है। और चीन में होटिन दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये भी याद रखना। और राजस्थान का भिवाड़ी तीसरे स्थान पर है। राजस्थान का जो भिवाड़ी शहर है वो तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर दिल्ली है। दिल्ली भी काफ़ी मतलब प्रदूषित राज्य है, ये भी आपको पता है। इसके बाद अगला है कि विश्व के राजधानी शहरों में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा सबसे कम प्रदूषित है। देख लो, वहाँ मतलब स्वच्छता का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता होगा ना, तभी से तो। अगला है कि अमेरिकी प्रशांत क्षेत्र गुआम की हवा देशों में सबसे स्वच्छ है। वाह वाह, देख लो। अगला है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित देश चार्ट हो गया। और इराक दूसरे स्थान पर है, तीसरे पे पाकिस्तान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूषित ये। अगर चौथे स्थान पर बात करें तो बहरीन है, बांग्लादेश है 5वें पे, और बुर्किना फासो है 6 स्थान पर, और 7वें स्थान पर कुवैत है, और 8वें स्थान पर ये रहा अपना देश भारत। ठीक है। अगर 9वें स्थान की बात करें तो मिस्र है, और 10वें स्थान पर सबसे नीचे तजाकिस्तान। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार देश है? तो ये भारत देश है। ठीक है, हथियारों के मामले में दोस्तों भारत देश है, समझ रहे हो। और इसके बाद आपको इमेज में दिख रहा होगा। इसके बाद अगला है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री। ठीक है, सिप्री इसको कह सकते हैं। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। और इसके बाद सऊदी अरब 9.6% खरीद के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये भी याद रखना है। वहीं इनके बाद कतर भी 6 सॉरी खांसी आ रही है, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है बस। जैसे आवाज़ मतलब बोलता हूँ तो अंदर से ठुसकी जैसी लगती है, तो बोलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन उससे आप मतलब कि वीडियो को पॉज करके दूसरा वीडियो ना देखना, लेकिन इस वीडियो को यकीन के साथ वो देखिए, क्वेश्चन फंसेगा, 100% फंसेगा। अभी एक वीडियो और दोस्तों और लेके आऊँगा कि जो अभी हाल ही में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें डिक्टो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के 35 में से 35 क्वेश्चन दोस्तों हमारे पीडीएफ से पूछे गए। अगर आपको यकीन ना हो दोस्तों तो मैं एक दिन इसकी क्लास जरूर लूँगा। आपको इस वजह से लूँगा कि आपको प्रूफ मैं दिखा दूँ कि हाँ हमारे नोट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब तो करिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगला है कि सिप्री रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जो कि दुनिया के कुल हथियार निर्यातक का 40% निर्यात करता है। और अमेरिका के बाद रूस दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। इनके बाद फ्रांस तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पर चीन, और जनवरी 5वें नंबर पर है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। ठीक है, जनवरी से जर्मनी याद आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकल गया है? सूची से बाहर निकल गया है तो ये भूटान देश।
ठीक है, भूटान देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकल गया है भूटान, ठीक है। और इसके बाद अगला है कि दोहा कतर में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों शिखर सम्मेलन में भूटान अब LDC की सूची में नहीं होगा और सूची से स्नातक होने वाला केवल 7वां देश बन जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें भूटान को, तो भूटान 1971 में पहले LDCS के समूह में शामिल किया गया था, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं थ्योरी इस वजह से लगा देता हूँ नीचे क्वेश्चंस के, क्योंकि थ्योरी से हम लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा क्वेश्चन का ये मतलब है ना। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, ये सॉरी सबसे अधिक है, कम कह रहे हैं, ठीक है, सबसे अधिक है, तो ये केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, याद रखना ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने स्थानों को वर्ष 2023 में टाइम मैगजीन की विश्व के महत्तम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये 2 स्थानों को, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि आवास और शहरी बुनियादी सुविधाओं के मंत्री श्री हरदीप पुरी ने अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो ये डी ऑप्शन 1000, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके बाद स्वच्छोत्सव के बारे में चर्चा कर लें, ठीक है, जिसे लिखा स्वच्छोत्सव भारत में साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है, ठीक है। इसे 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य साफ सफाई के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, नागरिकों को भागीदारी को प्रोत्साहित करना और स्वच्छता अभियानों में योगदान देने वालों को उपलब्ध कराना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला है कि भारत में कहाँ पर स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, तो ये अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारत ने अहमदाबाद में एक अत्याधुनिक डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप को तेजी से अपने नए विचारों को कार्यान्वयन योग्य मॉडल में बदलकर उसे सक्षम बनाना है, ठीक है। और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इस लैब का उद्घाटन अहमदाबाद के बोपल में किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है, तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लिखा है कि भोपाल से नई दिल्ली तक दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है कि पीएम मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है,
यह ट्रेन 701 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे और 30 मिनट में कवर करेगी। ठीक है, तो एक बार मतलब फिर से इस चीज़ को याद रखना है कि जो पीएम मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल से नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, ये लिखा है। तो भोपाल से नई दिल्ली दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में एक नई हाई स्पीड ट्रेन सेवा है। यह देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेवा है जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल मंगू भाई पटेल है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। ठीक है, अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है, ये है। और राजकीय फूल की बात करें तो सफ़ेद लिली। और अगर मतलब बात करें कि मध्य प्रदेश किन किन राज्यों को टच करता है तो ये भी याद रखना है कि ये 5 भारतीय राज्यों से टच करता है, जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, इमेज में ये दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 जुलाई को होने वाली बस्तिले डे परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो ये फ्रांस। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रांस के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और मैक्रोन। ठीक है, प्रधानमंत्री एलिजाबेथ, ये आपको तो पता ही है, फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न। ठीक है, मुद्रा यूरो चलती है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद G20 सशक्तिकरण की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये तो क्वेश्चन पूछेगा ही। G20 सशक्तिकरण दूसरी बैठक, तो ये केरल में आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि दूसरी G20 एम्पायर नहीं लिखा दोस्तों, दूसरी G20 एम्पावर बैठक त्रिवेंद्रपुरम केरल में आयोजित हो रही है। ठीक है, और G20 एम्पावर महिलाओं के नेतृत्व और उनकी सशक्तिकरण को निजी क्षेत्र में बढ़ाने के लिए समर्पित है। ये आपको याद रखना। अगर थीम की बात करें तो महिला सशक्तिकरण, समानता और अर्थव्यवस्था के लिए एक जीत। ठीक है, लिखा है कि इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेट लिखा है। अगला है कि पहली G20 एम्पावर बैठक उत्तर प्रदेश के आगरा में 11 से 12 फरवरी को आयोजित हुई थी। ये भी याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की किस जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? तो ये हीरक जयंती। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह को उद्घाटन किया है। अगर CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला, प्रधानमंत्री ने शिलांग, पुणे और नागपुर में CBI के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी उद्घाटन किया है। और CBI के बारे में स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल है। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा जल्दी रिपीट करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि रिवीजन क्लास है। ठीक है, और भी सारी क्लासें लेनी है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा फास्टली पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है कि कौन सा IIT भारत की G20 अध्यक्षता के तहत
यूथ 20 परामर्श को आयोजित कर रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आईआईटी कानपुर भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूथ 20 परामर्श को आयोजित कर रहा है। इसमें भारत और विदेशों में से 1200 युवा प्रतिनिधि एकत्र होकर प्रभावी समाधान उत्पन्न करने के लिए वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है कि यूथ 20 परामर्श का संचालन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा हो रहा है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं के लिए कैप्टिव नियोक्ता योजना शुरू की है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य भर में 80 से अधिक अयोग्य हेलीपैड का उपयोग करने के लिए TN रिच पहल शुरू की है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक कितने जन धन खाते खुल चुके हैं? तो ये 48.65 करोड़ जन धन खाते खुल चुके हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में चर्चा करेंगे। लिखा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का खाता खोलना है। अगर मोटो की बात करें तो मेरा खाता भाग्य विधाता, ये मोटो है। और लॉन्च कब किया गया था? ये 28 अगस्त 2014 को। अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी मतलब कि क्वेश्चंस थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। तो हम लोग अगली क्लास पर दोस्तों मिलेंगे। ठीक है, ये क्लास 1 है। ठीक है, तो जनवरी से लेकर सितंबर यानी कि अक्टूबर पर भी हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं क्लास क्लास 1 बाय 1 के हिसाब से दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग ये बताओ, थोड़ा सा कमेंट अगर वो कर देते हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा और मोटिवेशन रहता है। दोस्तों आप लोग कुछ भी मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं कि आप लोग कि कमेंट में ये बताया करो कि कैसी क्लास है कैसी नहीं, क्या और कि क्या क्या चीज़ें अभी और तो करवाना है या आप लोगों को पढ़ना है, तो वो भी आप लिख दिया करिए। तो उससे मुझको ये पता रहेगा कि अच्छा आप लोगों को ये अभी तो कि कंटेंट पढ़ाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना सभी लोग ख्याल रखें और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है।